Hello everyone, I am your educator Jashan and I welcome you to Arpita Sharma classes. This lecture will be on NCERT class 11th Political Theories chapter number 7, which is Nationalism. Students, you can subscribe to Arpita Sharma classes for daily The Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs for prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes and much more. You can also subscribe our Telegram channel, which is Simplifying UPSC with Ease, to get class notes, PDFs and other notifications. Arpita ma'am takes live classes on Unacademy Plus. You can use code SharmaYT10 to get 10% discount there. Now let's start our topic for today, which is nationalism. स्टूडेंट्स, हमने बहुत बार ये वर्ड सुना होता है नेशनलिज्म, नेशन, लेकिन उसका क्या डेफिनेशन है? क्या लोग नेशनलिज्म जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो बहुत सारे लोग उसका बहुत अलग अलग मतलब निकालते हैं. जैसे हम इसको क्या करेंगे, हम इसको रिलेट करेंगे पैट्रियोटिज्म के साथ कि हम पैट्रियोटिज्म ही नेशनलिज्म है, या फिर हम सिंबल्स को यूज़ करेंगे कि नेशनल फ्लैग को नेशनल फ्लैग या नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम, उनको यूज़ करेंगे नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए, या फिर सेक्रीफाइसिंग फॉर द कंट्री एटसेट्रा. ठीक है, जो हमारा रिपब्लिक डे होता है, रिपब्लिक डे परेड होती है, जिसमें क्या है, डिफरेंट स्टेट्स अपने टेब्ल्यूज लेकर आती हैं, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो अपना प्रदर्शन करती हैं. ठीक है, उसको हम क्या मानते हैं, इंडियन नेशनलिज्म का एक सिंबल मानते हैं. ठीक है, क्योंकि क्या है, इससे हमारे अंदर एक सेंस ऑफ पावर आता है एज अ नेशन, सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ एज अ नेशन. ठीक है, और जो डिफरेंट स्टेट्स की झांकियाँ होती हैं उससे हमें पता चल जाता है कि कितनी डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में. ठीक है, और उस डाइवर्सिटी के होते हुए भी कैसे इंडिया एज ए नेशन एक सिंगल एंटिटी भी है. ठीक है, अगर हम लास्ट 2 सेंचुरीज की बात करें स्टूडेंट्स, जो नेशनलिज्म है या कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है. लास्ट 2 सेंचुरीज में, 200 सालों में जो नेशनलिज्म है वो एमर्ज हुआ है एज वन ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग पॉलिटिकल क्रीड्स. ठीक है, और नेशनलिज्म ने पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री को शेप करने में बहुत रोल निभाया है. ठीक है, जो नेशनलिज्म है इससे क्या हुआ है, नेशनलिज्म के नाम पर इंटेंस लॉयल्टीज भी जनरेट हुई हैं कि हम लॉयल हैं अपने नेशन की तरफ, और नेशनलिज्म को यूज़ करते हुए भी बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के प्रति हेट्रेड भी जनरेट हुई है. ठीक है, तो क्या किया है इस कॉन्सेप्ट ने, इट हैज़ यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम. जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल्स रही हैं पिछले 2 सेंचुरीज में, दे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ड्राइंग एंड रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज. मतलब नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो स्टेट्स और एम्पायर्स की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया गया है. ठीक है, मतलब बहुत सारे नए नेशन बने हैं, या बहुत सारे छोटे छोटे जो स्टेट्स थी वो यूनिफाई हुई हैं नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए. ठीक है, तो क्या है, आज के टाइम में क्या है, हमारा जो वर्ल्ड है वो बहुत सारे नेशन स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, लेकिन अभी भी नई स्टेट्स की डिमांड जो है वो बंद नहीं है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है नई स्टेट्स की डिमांड. जो नेशनलिज्म एज अ कॉन्सेप्ट है ये बहुत सारे फेजेस में से पास हुआ है. जैसे हम देखें कि 19th सेंचुरी यूरोप में क्या था, नेशनलिज्म लेड टू यूनिफिकेशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम्स इनटू लार्जर नेशन स्टेट्स. ठीक है, 19th सेंचुरी में क्या था, नेशनलिज्म को यूज करते हुए यूनिफिकेशन हुई नंबर ऑफ छोटी छोटी स्टेट्स की लार्ज नेशन स्टेट्स में. जैसे प्रेजेंट डे जर्मनी जो है, या इटालियन स्टेट्स हैं, वो क्या है, पहले बहुत छोटे छोटे हिस्सों में जोग्राफिकल एरियाज में डिवाइडेड थी. एक सिंगल नेशन, आइडेंटिफिकेशन टू अ सिंगल नेशन, उस आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करते हुए, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, ये जो स्टेट्स थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी, इन्होंने यूनिफाई करके इटली एज ए कंट्री बनाया या जर्मनी एज ए कंट्री बनाया. ठीक है, ऐसे ही लैटिन अमेरिका में भी बहुत नई स्टेट्स बनी थी. ठीक है, इसके साथ ही था, along with the consolidation of state boundaries, local dialects and local loyalties were also gradually consolidated into state loyalties and common languages. ठीक है, तो जो लैंग्वेजेस के बेसिस पे या जो लोकल लॉयल्टीज थी लोगों की, या लोकल लैंग्वेजेस थी, उनको उन्होंने कंसोलिडेट किया और स्टेट लॉयल्टीज बनाई या कॉमन लैंग्वेजेस बनाई. ठीक है, तो उसके साथ ही क्या हुआ, एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी जन्म हुई विच वाज बेस्ड ऑन मेंबरशिप ऑफ अ नेशन स्टेट. ठीक है, नेशन स्टेट की मेंबरशिप के आधार पर उन्होंने क्या किया, एक नई पॉलिटिकल आइडेंटिटी जनरेट की. ठीक है,
ये था यूनिफिकेशन का केस। इसके साथ ही नेशनलिज्म को यूज करते हुए बहुत सारी स्टेट्स का ब्रेकअप भी हुआ है, ठीक है। जैसे क्या था, ऑस्ट्रो हंगेरियन स्टेट्स थी या रशियन एम्पायर इन द अर्लियर 20th सेंचुरी इन यूरोप, ठीक है। वो क्या था, जो रशियन एक पूरी सोवियत यूनियन थी उसका ब्रेकअप हुआ। उसके साथ ही जैसे ब्रेकअप ऑफ ब्रिटिश, फ्रेंच, डच एंड पोर्चुगीज एम्पायर, तो जो ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, ये जो कॉलोनाइजर्स थे, ये वाले कंट्रीज, ब्रिटेन था, जैसे फ्रांस था, डच था, पोर्चुगल था, डच मतलब हॉलैंड, तो क्या था, इन्होंने वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंट्रीज थे जो अपने कॉलोनीज बना रखी थी। तो नेशनलिज्म के जो जागरूकता के कारण ही क्या हुआ, ये सारी बड़ी बड़ी एम्पायर्स टूटी भी हैं। अगर हम देखें तो जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम था इंडिया का या और बाकी कॉलोनीज का, ठीक है, इट वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द डिजायर टू एस्टेब्लिश नेशन स्टेट्स विच वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ फॉरेन कंट्रोल। तो जो ये कॉलोनीज थी वो क्या चाहती थी, एक ऐसा नेशन स्टेट चाहती थी जिसमें किसी फॉरेन एंटिटी का, किसी फॉरेन कंट्री का, जैसे ब्रिटेन का इंडिया के केस में, कंट्रोल ना हो, ठीक है। इसके साथ ही क्या हुआ है स्टूडेंट्स, तब तो ये डीकोलोनाइजेशन तो हो गया, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स के आज़ाद होने के बाद भी जो सेपरेट रीजन्स की मांग है, सेपरेट नेशंस की मांग है, वो ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। जो कंट्री आज़ाद भी हुए थे, ये इनसे कॉलोनियल पार्ट्स थे, उनके अंदर भी मतलब बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जैसे इंडिया में भी बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि ये एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करते हैं, ज़्यादा ऑटोनॉमी की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो अभी भी क्या है, ये नेशनलिज्म को यूज़ करते हुए बहुत सारी स्ट्रगल्स चल रही हैं पूरे वर्ल्ड ओवर में, जो कि इस बात की थ्रेटन करती हैं, इस बात का खदशा जनरेट करती हैं कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं वो भी और आगे डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है। जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हमें इंडिया में तो पता ही है, बहुत बार, मतलब जैसे पंजाब में चला था, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में बहुत बार चला है, ठीक है। तो वैसे ही वर्ल्ड में जैसे जो क्यूबिक नाम का एरिया है इसका, कनाडा का, वो वहाँ पे मेजरली क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो उसमें सेपरेटिज्म की डिमांड चलती रहती है। जो नॉर्थ स्पेन में बास्क नाम का एरिया है वहाँ चलती रहती है, टर्की में कर्ड्स ये वाली डिमांड करते रहते हैं, या श्रीलंका में तमिलियंस करते रहते हैं। तो जो नई स्टेट्स की डिमांड है, नई नेशन स्टेट्स की डिमांड है, वो चलती ही रही है, ठीक है। अगला हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस करना है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नेशन, नेशन क्या है, और किस बेसिस पे, किन अजम्पशंस के बेसिस पे जो लोग हैं वो अपने आप को किसी एक नेशन के साथ आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब क्या क्या उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, कि अगर हम ने बोलना है कि हम इस नेशन को बिलोंग करते हैं तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, क्या लोगों के माइंड में बिलीव्स या अजम्पशंस होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो क्या है, नेशन is to a great extent an imagined community held together by the collective beliefs, aspirations, imaginations of its members। सबसे पहली बात जो ध्यान रखने वाली ये है स्टूडेंट्स, जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन है ये हमारी थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये हमारी सोच है। क्या है, नेशन टू अ ग्रेट एक्सटेंट इज एन इमेजिन्ड कम्युनिटी, हम अपने माइंड में एक कम्युनिटी को इमेजिन करते हैं, ठीक है, जो क्या करती है, जो कुछ कोलेक्टिव बिलीव्स को शेयर करती है, मतलब कुछ केसेस में उनकी सोच एक जैसी होगी, उनकी एस्पिरेशन एक जैसी होगी, और उनकी इमेजिनेशन एक जैसी होगी, ठीक है। एक इमेजिन्ड कम्युनिटी है जिसको के एक कोलेक्टिव बिलीव्स ने या एस्पिरेशंस ने कि हमारा कंट्री कैसा होना चाहिए, बिलीव्स में कि हमें कैसा फ्यूचर चाहिए अपने कंट्री के लिए, ये जो सारी थॉट प्रोसेसेस हैं, बिलीव्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो उस इमेजिन्ड कम्युनिटी को बांध के रखे हुए हैं, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस विच पीपल मेक अबाउट देयर कोलेक्टिव होल विद विच दे आइडेंटिफाई। जो लोग हैं वो अपने नेशन के साथ कुछ अजम्पशंस को एसोसिएट करते हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने अपने कोलेक्टिव होल के लिए बनाई हुई हैं, और इन अजम्पशंस के बेसिस पे वो नेशन के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली अजम्पशन है शेयर्ड बिलीव्स। फर्स्ट, अ नेशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ए बिलीव्स। स्टूडेंट्स क्या है, नेशन ऐसा नहीं है, नेशन कोई माउंटेन नहीं है, ना कोई रिवर है, ना या बिल्डिंग है जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये कोई फिजिकल या टेंजिबल थिंग नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट थिंग्स, तो विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द बिलीव्स दैट पीपल अबाउट देम।
इसका मतलब क्या है कि जैसे कोई माउंटेन होगा या कोई रिवर होगा तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही, चाहे लोग उसके बारे में कुछ भी सोचें। मतलब अगर किसी एरिया में कोई माउंटेन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप सोच लो कि वो माउंटेन नहीं है तो ऐसा मतलब तो नहीं है ना कि वो माउंटेन गायब हो जाएगा। तो ये क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है एक माउंटेन विच विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट पीपल थिंक अबाउट इट। लेकिन जो नेशन होता है वो ऐसा नहीं है, ठीक है, नेशन कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, ठीक है। नेशन जो है वो बिलीव के बेसिस पे, अगर हम सोचें कि हम इंडिया के क्या है, सिटीजन्स हैं, हाँ इंडिया एज अ नेशन हमारा कंट्री है, अगर हम सोचेंगे तो वो है, ठीक है, वो हमारी बिलीफ पे डिपेंड करेगा। अगर अब लोग सोचना बंद कर देंगे तो फिर उस नेशन की आइडेंटिटी भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। दस when we speak of people as a nation, it's not to make a comment about their physical characteristics, ठीक है, it refers to collective identity and vision of the future of a group which aspires to have an independent political existence। जब हम लोग बोलते हैं कि वी एज इंडियन नेशंस, तो हम किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की, इंडियन नेशनल्स किसी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वी आर रेफरिंग टू अ कोलेक्टिव आइडेंटिटी, जो हमारी अपने होंद के बारे में सोच है, एंड विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ अ ग्रुप विच एस्पायर्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, जो एक ग्रुप है जिसको एक अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और उसका अपने फ्यूचर के बारे में क्या विजन है, वो एज सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री क्या आइडेंटिटी रखते हैं। जैसे हमारी एक पर्सन के साथ स्टूडेंट्स बहुत सारी आइडेंटिटीज एसोसिएटेड होती हैं। जैसे क्या होगा, आप किसी कास्ट को बिलोंग करते होंगे, आप किसी स्टेट को बिलोंग करते होंगे, ठीक है, जैसे हो सकता है आप मतलब आप ये तमिलनाडु को बिलोंग करते हो तो आपकी तमिलियन भी एक आइडेंटिटी हो गई। लेकिन क्या है, हमारी एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी है कि हम सारे के सारे इंडियंस हैं, ठीक है। तो जो पीपल एज अ सिटीजन्स ऑफ अ नेशन, जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हम उस कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात करते हैं या उनके फ्यूचर के बारे में विजन की बात करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स कि ए नेशन एग्जिस्ट्स व्हेन इट्स मेंबर्स बिलीव दैट दे बिलोंग टुगेदर। जब लोगों के अंदर ये सोच होगी कि हम लोग एकजुट हैं, तभी तक वो नेशन एग्जिस्ट करेगा। सेकेंड अजम्पशन जो है वो है हिस्ट्री की, ठीक है। जो लोग अपने आप को एक नेशन की तरह आइडेंटिफाई करते हैं, दे एम्बॉडी अ सेंस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी, ठीक है। तो उनका क्या होता है, कॉन्टिन्यूइंग हिस्टोरिकल आइडेंटिटी होती है। मतलब वो एक कॉन्टिन्यूम की तरह सोच रखते हैं कि जैसे अगर हम इस पॉइंट को, टाइम के इस पॉइंट को 1947 देखें तो क्या होगा, वो सोचेंगे कि हाँ हम 1947 से पहले, आज़ादी से पहले भी हम लोग एक नेशन थे और उसके बाद में भी हम लोग एक नेशन रहे हैं। तो जो पुरानी उनकी आइडेंटिटी है उसको क्या है, हिस्टोरिकल आइडेंटिटी कहेंगे हम, ठीक है। दैट इज नेशंस परसीव देमसेल्व्स एज स्ट्रेचिंग बैक टू द पास्ट एज वेल एज रीचिंग इनटू द फ्यूचर। जो हमने ये डिस्कस किया है कि जो लोग हैं किसी कंट्री के, वो ये सोचते हैं कि बैक इनटू द फ्यूचर दे वर आल्सो अ नेशन, ठीक है। वो शुरू से ही इंडिया नाम के एक कंट्री के सिटीजन्स हैं, शुरू से ही वो इंडियंस हैं और फ्यूचर में भी वो इंडियंस रहेंगे, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी एक सेंस ऑफ देयर ओन हिस्ट्री बनाते हैं, किसके बेस पे, कलेक्टिव मेमोरीज के बेसिस पे, लेजेंड्स के बेसिस पे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, टू आउटलाइन द कंटिन्यूइंग आइडेंटिटी ऑफ देयर नेशन। अपनी हिस्ट्री के बेसिस पे कि हाँ शुरू से हम, पहले ये वो था हड़प्पन कल्चर था, तब भी हम सभी लोग इंडियंस थे, या अपनी हिस्ट्री के बेसिस पे। फिर मतलब जैसे मौर्यन एम्पायर आया, ठीक है, गुप्ता एम्पायर आया, तो ऐसे पिछली मेमोरीज और लेजेंड्स, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पे एक कॉन्टिन्यूस आइडेंटिटी बना ली जाती है नेशन से कि हम तो इतनी सदियों से भाई हम इंडियंस हैं, ठीक है। तो इसी बात को यूज़ करते हुए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री को यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो इस चीज़ को यूज़ करते हुए जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के लीडर्स थे, तो उन्होंने क्या किया, they invoked ancient civilization and cultural heritage and other achievements to claim that India has had a long and continuous history as a civilization, and this civilizational continuity is the basis of Indian nation,
इस बात को यूज़ करते हुए जो लीडर्स थे वो ये बोलते थे कि इंडिया की बहुत पुरानी हिस्ट्री है एक सभ्यता के रूप में, एक सिविलाइजेशन के रूप में, ठीक है, और वो कॉन्टिन्यूसली चल रही है, ठीक है। एक तरह की सभ्यता आती है तो उसके बाद हमारी कंट्री में कॉन्टिन्यूसली उसके बाद हम दूसरे तरह की सभ्यता में, दूसरे तरह के राज्य में पहुंच जाते हैं, ठीक है। और जो ये कॉन्टिन्यूटी चल रही है बहुत पुरानी, ये बिफोर क्राइस्ट हड़प्पन कल्चर या उससे भी पहले के टाइम से जो कॉन्टिन्यूटी चल रही है, यही बेसिस है इंडियन नेशन का, ठीक है। जैसे हम सबने पढ़ा होगा कि जो ये थे हमारे मतलब गणेश फेस्टिवल्स को या बाकी फेस्टिवल्स को यूज़ किया जाता था हमारे नेशनल लीडर्स के द्वारा एक तरह के एकजुटता का प्रभाव देने के लिए, मतलब लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक जो थी उनकी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी लिखा है कि बाहर से चाहे हम लोग बहुत डाइवर्स लगें, ठीक है, हमारे बहुत वैरायटी है लोगों की, ठीक है, लेकिन क्या है, हर तरफ एक तरह से वननेस का प्रभाव है, एकजुटता का प्रभाव है, ठीक है, जो कि हमें एजेस से, बहुत पुराने टाइम से इकट्ठा करके रख रहा है, ठीक है। सेकंड जो लोगों की अजम्पशन है वो है टेरिटरी के बेसिस पे, ठीक है। जो लोग होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेरिटरी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे आज हम देखें, अगर हम किसी बच्चे से पूछें कि नेशन का क्या मतलब है, तो वो ये बोलेगा कि मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी स्टेट्स हैं, जो ये एरिया है, जो ये टेरिटरी है, ये इंडियन नेशन है, ठीक है। तो क्या है, अब पहले हमने हिस्ट्री की बात की, शेयरिंग ए कॉमन पास्ट एंड लिविंग पर्टिकुलर, मतलब हिस्ट्री के साथ साथ, कॉमन पास्ट के साथ साथ लिविंग टुगेदर ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी में जब लोग इकट्ठा रहते हैं तो ये एक तरह से उनको एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी का प्रभाव देता है कि हम लोगों की एक कोलेक्टिव आइडेंटिटी है, कोलेक्टिव रूप में हम लोग एक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दे कैन इमेजिन देमसेल्व्स एज वन पीपल, ठीक है। तो अगर हम ये देखें टेरिटरी नेशन के कॉन्सेप्ट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हमें इस बात की फिर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि जो लोग अपने आप को एक नेशन की तरह मतलब वॉच करते हैं, इमेजिन करते हैं, दे आल्सो स्पीक ऑफ अ होमलैंड, ठीक है। होमलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिर, क्योंकि नेशन का जो इमेजिनेशन है, नेशन का जो कॉन्सेप्ट है, उसके लिए उसके साथ टेरिटरी एसोसिएटेड है, ठीक है। जो नेशंस हैं लेकिन वो अपनी होमलैंड को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। कुछ लोग मदरलैंड बोलते हैं, कुछ फादरलैंड या होली लैंड। जैसे जो ज्यू पीपल थे वो पूरी दुनिया में फैले हुए थे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी ये क्लेम करते थे कि उनका जो होमलैंड है वो पैलेस्टीन में है, जिसको वो प्रॉमिस्ड लैंड का नाम देते थे, ठीक है। वैसे ही जो इंडियन नेशन था, पहले इंडिया के लोग थे, वो डिफरेंट रिवर्स को, माउंटेन्स को, रीजन्स के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन इस होमलैंड की वजह से बहुत लोग, क्या होता है, एक से ज़्यादा कम्युनिटी जो होती है वो एक ही जगह के साथ आइडेंटिफाई करती है, टेरिटरी के साथ, तो इस तरीके से लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांस भी लगे रहते हैं, ठीक है। उसके साथ हम बात करेंगे शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियल्स की। एक जो लोग अपने आप को एज अ नेशन इमेजिन करते हैं, उनका एक शेयर्ड विजन ऑफ फ्यूचर होता है, ठीक है, और वो क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है। Members of a nation share a vision of the kind of state they want to build. They affirm, among other things, a set of values and principles such as डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म के कुछ शेयर्ड पॉलिटिकल आइडियाज़ होते हैं कि हमें अपना नेशन कैसा चाहिए, डेमोक्रेटिक चाहिए, सेकुलर चाहिए, लिबरल चाहिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, इन आइडियल्स के बेसिस पे लोग इकट्ठा होते हैं, कि हम लोग इकट्ठा होते हैं और इन आइडियल्स के बेसिस पे एक नई कंट्री का जनरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स होते हैं उन पे कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं, ठीक है। ऑब्लिगेशंस किस बात की होती हैं, दीज ऑब्लिगेशंस अराइज फ्रॉम रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स ऑफ ईच अदर एज सिटीजन्स। ये अगर हमारे पास हमारा राइट है तो हमें अपने दूसरे सिटीजन्स का, फेलो सिटीजन्स के राइट को भी रिकॉग्नाइज करना होगा, और उसके लिए हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लग जाती हैं, ठीक है, कि हमारे ऊपर एप्लीकेशन है कि हमने ऐसा काम नहीं करना कि दूसरे का राइट इन्फ्रिंज हो, ठीक है। जब लोग अपनी उस ऑब्लिगेशन को समझना शुरू कर देते हैं, एक्नॉलेज करना शुरू कर देते हैं, तब क्या है, नेशन बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। वी माइट इवन से दैट दिस रिकॉग्निशन ऑफ दिस फ्रेमवर्क ऑफ ऑब्लिगेशंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन। कि जब लोग अपने फेलो सिटीजन्स के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट ऑफ लॉयल्टी,
टू द नेशन, कि हमें ऐसा नहीं करना, कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना कि जो हमारे फेलो सिटीजन के राइट टू लाइफ को इन्फ्रिंज करे, कि हम इतना पॉल्यूशन फैला रहे हैं कि वो कोई पर्सन जी नहीं पा रहा है, या कुछ उसकी राइट टू प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करे। जब लोग इन ऑब्लिगेशंस को समझना शुरू करेंगे तो फिर पता चलता है कि वो कितने लॉयल हैं अपने नेशन के लिए। The another assumption is common political identity. Some people believe that shared political vision about the state and society we wish to create is not enough to bind individuals as a nation. ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास एक पॉलिटिकल विजन है कि हमें कैसी सोसाइटी में रहना है, कैसी स्टेट में रहना है, तो वो इनफ नहीं है नेशन को बनाने में, ठीक है, इंडिविजुअल्स को बाइंड करने में। वो ये बोलते हैं कि कुछ कल्चरल आइडेंटिटी चाहिए, कुछ कॉमन लैंग्वेज, कॉमन डिसेंट चाहिए, ठीक है, जैसे कि एक कंट्री के लोग एक ही लैंग्वेज बोलते होने चाहिए, ठीक है, या एक ही रेस हो उनकी, ठीक है। इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि सेम लैंग्वेज बोलने से क्या है, कम्युनिकेट करना इजी हो जाता है, और सेम रिलीजन होने से लोगों के आपस में कॉमन बिलीव्स होंगे, सोशल प्रैक्टिसेस सेम होंगे, ठीक है, और जैसे सेम तरह के फेस्टिवल्स होंगे, सेम तरह के सिंबल्स उनके लिए वैल्यूएबल होंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि इन सब के होते हुए भी, कि अगर हम सोचें कि सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज की तरह या कॉमन डिसेंट या कॉमन रिलीजन के लोग ही एक नेशन का पार्ट हो सकते हैं, तो ये जो थिंकिंग है ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज को बहुत बड़ा एक थ्रेट पोज करती है, ठीक है। इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहले तो अगर ये सोचा जाए कि एक ही रिलीजन के लोग एक कंट्री में रह सकते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि जितने भी हमारे मेजर रिलीजन्स हैं वो इंटरनली बहुत डाइवर्स हैं, ठीक है। हर रिलीजन में आगे सेक्ट्स बने होते हैं जिनकी अपनी अलग इंटरप्रिटेशन होती है, रिलीजियस टेक्स्ट्स की, रिलीजियस नॉर्म्स की, जो रिलीजियस बुक्स हैं उनकी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस रखते हैं वो टेक्स्ट्स, ठीक है। तो अगर हम एक रिलीजन में भी जो ये सारे डिफरेंसेस हैं इनको हम इग्नोर करते हुए रिलीजन के बेसिस पे एक नेशन बना देते हैं, तो उसमें बहुत सारे चांस होते हैं कि वो एक हाईली अथॉरिटेटिव और ऑप्रेसिव सोसाइटी बन के सामने आएगी, ठीक है। कि फिर उस केस में क्या होगा कि जो विद इन रिलीजन इंट्रा रिलीजन डिफरेंसेस ऑफ थॉट्स हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्ट्स को जन्म देते हैं, वो भी दब के रह जाएंगे, और एक बहुत अथॉरिटेटिव रूल कि इस चीज की इंटरप्रिटेशन ये सिर्फ सिंगल इंटरप्रिटेशन हो सकती है, ऐसा रूल सामने आएगा। दूसरा केस क्या है कि जनरली सारी सोसाइटीज क्या होती हैं, वो कल्चरली डाइवर्स होती हैं, ठीक है, कि ऐसा नहीं होता कि एक जगह में जनरली ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही रिलीजन के लोग रहते हों, बहुत सारे रिलीजन्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग इकट्ठे रहते होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक बड़े नेशन में ऐसा कर दें कि एक ही रिलीजियस या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के लोग वहाँ पे रह सकते हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो होंगे वो एक्सक्लूड हो जाएंगे, कुछ ग्रुप्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जो लोग वो वाली लैंग्वेज नहीं बोलेंगे या उस रिलीजन को फॉलो नहीं करेंगे, उनकी वो एट डिसएडवांटेज आ जाएंगे, उनकी रिलीजियस लिबर्टी जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस तरीके से क्या होगा, हमारा जो डेमोक्रेसी का बहुत चेरिश्ड आइडियल है, इक्वल ट्रीटमेंट एंड लिबर्टी फॉर ऑल, ठीक है, वो लिमिट हो जाएगा। तो इन दोनों कारणों की वजह से हमारे लिए यही अच्छा है कि हम नेशन को पॉलिटिकल टर्म्स में देखें, ठीक है, कॉमन पॉलिटिकल गोल्स से, पॉलिटिकल आइडियल से हम लोगों को इकट्ठा करें, ना कि कल्चरल टर्म्स में, ठीक है। दैट इज डेमोक्रेसीज नीड टू एम्फेसाइज दैट and expect loyalty to a set of values that may be enshrined in the constitution rather than adherence to a particular religion, race और language। इसका क्या मतलब है कि जो डेमोक्रेसीज है उनको एम्फेसाइज करना चाहिए कि जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज इंश्राइंड है उसके प्रति लोग लॉयल हों, ठीक है, उस नेशन में रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन की जो वैल्यूज है उसके प्रति लॉयल हों, ना कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए या लैंग्वेज के लिए या रेस के लिए, ठीक है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन क्या है, ठीक है। जितने भी नेशन स्टेट्स हैं या सोशल ग्रुप्स होते हैं अलग अलग, वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं राइट टू गवर्न देमसेल्व्स एंड डिटर्मिन देयर फ्यूचर डेवलपमेंट। जैसे क्या था, जब हमें अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए थी, हम क्या मांग रहे थे, हम मांग रहे थे राइट टू गवर्न आवरसेल्व्स एंड डिटर्मिन आवर फ्यूचर डेवलपमेंट, कि हमें अपने कंट्री पे रूल करने का अधिकार हो, अपने कानून बनाने का अधिकार हो, और हमारा फ्यूचर कैसा हो ये हमारे हाथ में हो, कि फ्यूचर डेवलपमेंट हमारी हम खुद डिसाइड कर सके, ठीक है। इसको बोला जाता है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, ठीक है। ये जो है इस अधिकार को सेल्फ डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है।
तो क्या होता है, जो नेशन स्टेट्स होती हैं नई, फिर उसके बाद क्या करती हैं, they seek recognition and acceptance by international community of its status as a distinct political entity or state। जब नए कंट्रीज बनते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, वर्ल्ड की कम्युनिटी से रिकॉग्निशन चाहिए होता है, कि वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करे उनको। जैसे पैलेस्टीन अभी यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन के केस में के लोगों को ये डिजायर होता है कि उनका जो कल्चर है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो ऐसे क्लेम्स 19th सेंचुरी में बहुत आए थे, और उस टाइम में क्या था कि वन कल्चर वन नेशन का जो ये कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ये एक्सेप्टेंस मिल रही थी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी, उसने बहुत सारे छोटे छोटे न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स को बना दिया। ठीक है, पर क्या है स्टूडेंट्स, अगर सभी लोग डिमांड करेंगे तो एक टाइम पे के बाद ये नए नेशंस की डिमांड को पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो एक और बात हुई कि जब छोटे छोटे नेशंस बना दिए गए तो मास माइग्रेशन हुई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पर्टिकुलरली यूरोप में बहुत मास माइग्रेशन हुई। ठीक है, people had to leave their homes, they were expelled from the land where they have been living for generations, और बहुत सारी communal violence भी हुआ। अगर हम इंडियन इंडिपेंडेंस की बात देखें तब भी तो देखो मिलियंस में माइग्रेशन हुई, कितना ज्यादा communal violence हुआ। ठीक है, तो इसी तरीके से क्या हुआ कि जो राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है ये एशिया और अफ्रीका में भी बहुत बार उठता रहा है। जैसे जो नेशनल मूवमेंट्स थी हमारे कंट्री की या बाकी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज थी, उनको क्या चाहिए था, दे वांटेड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। दे सेड दैट पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कि अगर उन्हें पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलती है दैट वुड प्रोवाइड डिग्निटी एंड रिकॉग्निशन टू द कॉलोनाइज्ड पीपल, कि हमें अपना अलग कंट्री चाहिए ताकि हमारे जो लोग हैं जो कितने टाइम से अंग्रेजों के रूल के अंदर दब के बैठे हुए हैं उनको डिग्निटी मिल सके, उनको रिकॉग्नाइजेशन मिल सके। ठीक है, और हम अपने कलेक्टिव इंटरेस्ट का ख्याल रख सकें। ठीक है, लेकिन क्या होता है स्टूडेंट्स, जब नए नेशन भी बनते हैं तो कुछ लोग, तो हर नेशन में माइनॉरिटी कम्युनिटी रह ही जाती है, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी ऑफन डिसएडवांटेज हो जाती है। ठीक है, तो क्या है, जितने भी हम नए नेशंस बना लें, प्रॉब्लम ऑफ अकोमोडेटिंग माइनॉरिटीज एज इक्वल सिटीजन इट विल रिमेन। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आजकल लोग क्या है इस बात को रियलाइज़ करने लगे हैं कि नए कंट्रीज़ बनाए जाना, नए स्टेट्स बनाए जाना, ठीक है, ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। रेदर नई कंट्री, नए स्टेट्स बनाने से अच्छा है कि हम जो पहले के ही कंट्रीज़ या स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा डेमोक्रेटिक और इक्वल बनाएं। ठीक है, क्यों बनाएं, ताकि जो डिफरेंट कल्चर या एथनिसिटी के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट कर सकें पार्टनर्स की तरह। ठीक है, चलो अब हम नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन के बाद हम प्लूरलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम वन कल्चर वन स्टेट का जो आइडिया है उसको अबॉलिश कर दें, उसको अबेंडन कर दें हैं, ठीक है, तो फिर हमें ये सोचना होगा कि कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज एक जगह पे अच्छे से रह सकती हैं। ठीक है, तो क्या है इस बात को अपने मतलब सोच में लेते हुए जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं दे हैव स्टार्टेड मेजर्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ कल्चरल माइनॉरिटी कम्युनिटीज विद इन देयर कंट्री। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज है वो क्या है जो कल्चरल माइनॉरिटीज हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं हम। जैसे क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत इलैबोरेट प्रोविजंस है कि किस तरीके के से जो हमारे कंट्री के रिलीजियस, लिंग्विस्टिक या कल्चरल माइनॉरिटीज़ हैं उनके पास अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, या अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बना सकें। ठीक है, और बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट टू रिप्रेजेंटेशन होता है, कि कई लेजिस्लेचर्स में उनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्लूरलिज्म क्या है? इट मीन्स दैट द नेशनल आइडेंटिटी हैज़ टू बी डिफाइंड इन एन इंक्लूसिव मैनर, कि किसी भी नेशन की जो आइडेंटिटी है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंट्री है, वो इंक्लूसिव हो और वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को अपने अंदर समा पाए।
which can recognize the importance and unique contribution of all cultural communities within the state, ताकि वो इतने इंक्लूसिव हो आइडेंटिटी जो है नेशन की कि वो डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज के यूनिक कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज कर पाए। ठीक है, लेकिन क्या है, फिर भी सेपरेट स्टेटहुड की डिमांड रहती ही है, तो इन केसेस को डेमोक्रेटिक मैनर में डील करना होता है और उसके लिए बहुत जेनरोसिटी और स्किल चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या है कि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन तो उठती ही रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंट्रीज बना देना या बहुत छोटी कंट्रीज भी अगर हम बना देंगे, बहुत स्मॉल स्टेट्स बन जाएंगी, तो वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली वायबल नहीं रहेंगी। ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बढ़ के सामने आ जाएंगी। तो उससे अच्छा क्या है कि विद इन अ स्टेट सारी कम्युनिटीज को डेमोक्रेटिक राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें एक बात का ध्यान रखना होता है स्टूडेंट्स कि हर पर्सन की बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन की कई आइडेंटिटीज होंगी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स जेंडर या कास्ट के बेसिस में, रिलीजन के बेसिस पे, लैंग्वेज या रीजन के बेसिस पे। ठीक है, जैसे लेट अस सपोज कोई पर्सन जो कि ये बॉम्बे में रह रहा है, तो उसकी कई मेल पर्सन है, कोई बॉम्बे में रह रहा है, तो उसकी कई तरीके की आइडेंटिटी होगी। जेंडर के बेसिस पे जैसे वो मेल है, उसकी कुछ कास्ट भी होगी। रिलीजन के बेसिस पे लेट अस फॉर एग्जांपल टेक ही बिलोंग्स टू हिंदू रिलीजन, या लैंग्वेज वो मराठी लैंग्वेज बोलता है। ठीक है, तो हर पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटीज अलग अलग बेसिस पे होती हैं, एंड एवरी पर्सन हैज टू बी प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ देम। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, और कोई पर्सन अगर कोई हरियाणा को बिलोंग करता है, तो उसकी हरियाणा, उसका होम स्टेट होने से उसकी जो हरियाणवी की आइडेंटिटी है वो अलग है, और उसकी इंडियन होने की आइडेंटिटी अलग है। हर पर्सन को अपनी हर तरह की आइडेंटिटी पे प्राउड फील करना चाहिए। ठीक है, जब तक क्या है किसी पर्सन अपनी अलग अलग जो आइडेंटिटीज हैं उनको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहा है, ठीक है, तो क्या है, तब तक उसको अपनी ये पॉलिटिकल रिकॉग्निशन या कंसेशंस एक आइडेंटिटी के लिए क्लेम्स वो नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि जो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो इन सब आइडेंटिटीज को रिकॉग्नाइज करती हो। ठीक है, इट वुड बी डेंजरस इफ इनटॉलरेंट एंड होमोजेनाइजिंग फॉर्म्स ऑफ आइडेंटिटी एंड नेशनलिज्म आर अलाउड टू डेवलप। अगर हम कोई इनटॉलरेंट टाइप ऑफ नेशनलिज्म डेवलप होने देते हैं कि जो किसी डिफरेंस को टॉलरेट ही नहीं करता, या होमोजेनाइजिंग, ऐसा नेशनलिज्म, ऐसा लव फॉर कंट्री डेवलप हो कि जो ये कहे कि आपने कोई और आइडेंटिटी रखनी ही नहीं है, हम सब बिल्कुल जो डाइवर्सिटी, होमोजेनाइज करना मतलब एक जैसा कर देना, कि जो इंटरनल डाइवर्सिटीज हैं हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे, हमारे रिलीजन के बेसिस पे, अगर वो उनको खत्म करना चाहता हो कि सभी लोग एक ही लैंग्वेज बोलेंगे, सभी लोग एक ही रिलीजन को फॉलो करेंगे, तो ऐसा जो नेशनलिज्म होता है वो कंट्री के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो बहुत बार नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्रिटिसाइज करते थे कई तरीकों से। ठीक है, उनका ये कहना था कि पैट्रियोटिज्म कैन नॉट बी आवर फाइनल स्पिरिचुअल शेल्टर, माय रिफ्यूज इज ह्यूमैनिटी। उनका ये कहना था कि पैट्रियोटिज्म की जगह पे मैं ह्यूमैनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। ठीक है, तो उनका ये कहना था कि मतलब जो ह्यूमैनिटी है, ठीक है, वो डायमंड की तरह है पैट्रियोटिज्म के कंपैरिजन में, उसको वो ग्लास के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनका टैगोर जो थे, ही मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अपोजिंग वेस्टर्न इंपीरियलिज्म एंड रिजेक्टिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। टैगोर का ये कहना था कि जैसे हमें अंग्रेजों से, अंग्रेज सरकार से आज़ादी चाहिए, जो ये ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है, इंपीरियलिज्म मतलब जो दूसरे कंट्रीज को, जिसको उन्होंने कॉलोनीज बना के रखा है, उनके ऊपर अपना पॉलिटिकल कंट्रोल रखता है, उनको रूल करता है, उनके जो सारे रिसोर्सेज है ले जाता है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म है उसको तो हमने इम्पोज करना है, लेकिन हमें वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अ होल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है,
उनका कहना था वाइल इंडियंस शुड बी रूटेड इन देयर ओन कल्चर एंड हेरिटेज, कि इंडियंस को अपना कल्चर और हेरिटेज छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है कि उनको अपना माइंड इतना ओपन रखना चाहिए कि वो बाकी कल्चर से, बाकी जो हेरिटेजेस हैं उनसे ओपनली लर्न कर पाएं। ठीक है, उनका ये कहना था कि अंग्रेज जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उसको तो आप रिजेक्ट करो, लेकिन जितना कुछ आप, अगर आपको कुछ सीखने को मिलता है ब्रिटिश सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वो जरूर सीखो। ठीक है, कि कुछ नफरत सी पालकर अपने माइंड को बंद करके नहीं रखना है। ठीक है, he was very critical of narrow expressions of nationalism that he found at work in part of our independence movement। जो ये नेशनलिज्म के नैरो एक्सप्रेशंस थे जो कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तो उनको टैगोर ने बहुत बार क्रिटिक प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो इनका ये कहना था ही वॉज अफ्रेड दैट रिजेक्शन ऑफ द वेस्ट इन फेवर ऑफ वॉट लुक्ड लाइक इंडियन ट्रेडिशंस, के जो इंडिया के लोग हैं वो अगर वेस्ट को पूरा रिजेक्ट कर देंगे इन फेवर ऑफ समथिंग एनीथिंग दैट लुक्ड इंडियन, कि अगर कुछ भी इंडियन लग रहा है उसके कंपैरिजन के अगर हम वेस्टर्न सिविलाइजेशन का सब कुछ रिजेक्ट कर देते हैं, तो फिर क्या है, हम जितने भी बाहर के इन्फ्लुएंसेस हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम अब्रॉड है, हमारे माइंड में उनके लिए एक हॉस्टिलिटी आ जाएगी, एक नफरत आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हम क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, जोरास्ट्रियनिज्म या इस्लाम को भी अच्छे तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है। तो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर का ये कहना था कि हमने नेशनलिज्म को नैरो नहीं रखना है, जो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म है उसको तो रिजेक्ट किया जाए, लेकिन जो बाकी वर्ल्ड ओवर सिविलाइजेशंस हैं अगर उनसे कुछ सीखने को मिलता है तो वो ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, अपने माइंड में हॉस्टिलिटी नहीं रखनी चाहिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।